हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का एक जनरल मीनिंग, ओवरऑल उसका जो मीनिंग है वो हम समझ चुके थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम समझ चुके थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि फर्स्ट चैप्टर, और उसका जो मीनिंग है वो समझने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो एंड तक जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम क्या क्या जान चुके होंगे। सो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, डेफिनेटली हम ये जान चुके होंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स किसके बारे में होता है। अबाउट द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स बारे में हम जान चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, कौन कौन से मेथड्स हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की। द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इनके बारे में हम पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर में यानी कि आने वाली वीडियोस में। अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व देयर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हमारे इकोनॉमिक बेसिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज कैसे सॉल्व करती हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड इनसाइट इनटू द टूल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हम इसके बारे में भी अपनी आने वाली वीडियोज़ में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही मिलती जुलती एग्जांपल्स है। देखो, बर्थडेज तो हम सब के आते हैं और हम सेलिब्रेट भी करते हैं, और बर्थडेज पे हमें हमारे पेरेंट्स से गिफ्ट मिलते हैं, मनी मिलती है अपने बर्थडे पर स्पेंड करने के लिए। सो वैसे ही एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इट इज़ योर बर्थडे एंड योर मदर गिव्स ₹1000। फॉर एग्जाम्पल, आपका आज बर्थडे है और आपको अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से ₹1000 मिले हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो आप क्या करने वाले हैं, यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक। ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हो उस मनी से, क्योंकि वो मनी आपकी है। सो क्या क्या कर सकते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए। फर्स्ट, यू कैन गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, सभी मनी अपनी पार्टी में ख़त्म कर सकते हैं। या आपके पास सेकंड ऑप्शन है, यू कैन बाई योर सेल्फ अ ड्रेस ऑफ ₹1000, या फिर आप उस ₹1000 की अपने लिए एक ड्रेस परचेज कर सकते हैं। या आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आप एक मूवी देखने के लिए जा सकते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए जा सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास फोर्थ ऑप्शन है कि आप उस पैसे में से ₹1000 में से अपने लिए एक बुक खरीद लें, और जो पैसे बचेंगे उसको आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्स हैं, जो आपके पास पैसे हैं, वो सिर्फ ₹1000 हैं। तो ऑब्वियसली अब आपका मन क्या कर रहा होगा कि सभी ऑप्शंस इतने अच्छे हैं, आपका मन कर रहा होगा क्यों ना मैं सभी ऑप्शंस को अप्लाई करूँ, सभी ऑप्शंस को मैं यूज़ करूँ अपने ₹1000 में से। मैं पार्टी भी देना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स को, मैं ड्रेस भी खरीदना चाहती हूँ अपने लिए, और ये चाहता हूँ अपने लिए, या फिर मूवी देखना और रेस्टोरेंट में खाना खाने भी डेफिनेटली मैं जाना चाहता हूँ, और अपने लिए बुक परचेज़ करना चाहता हूँ, और मैं थोड़े से पैसे सेव भी करना चाहता हूँ। यानी कि हर एक पर्सन जो है वो ये ऑप्शंस, चारों के चारों ऑप्शंस वो यूज़ करना चाहता होगा, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, सिर्फ ₹1000। अब आप चारों ऑप्शन तो यूज़ करना चाहते होंगे, लेकिन फिर आप सोचोगे काश मेरे पास थोड़ा पैसा और होता ताकि मैं ये चारों ऑप्शंस यूज़ कर पाता, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ₹1000 है, राइट। तो ₹1000 में से आपको यहाँ पे कोई एक या कोई 2 ऑप्शन ही जो आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि लिमिटेड ऑप्शन आप चूज़ कर पाएंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और कुछ विशेज़ जो हैं आपको अपनी अनसेटिस्फाई छोड़नी होंगी। तो यही है इकोनॉमिक्स, यानी कि हर एक पर्सन, हर एक इस वर्ल्ड का हर एक पर्सन इसी डायलेमा से हर रोज़ फेस करता है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करके उसको जो अपनी विशेस को, अपने वांट्स को जो सेटिस्फाई करना है, वो उसको इस तरह से स्पेंड करना है अपने रुपीज़ को, अपने रिसोर्सेज को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने विशेस को सेटिस्फाई कर सके, राइट। तो हर एक पर्सन जो है वो अपने अल्टरनेटिव में से, जो भी उसके सामने हर रोज़ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से उसको चॉइस करना पड़ता है, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ कर सके कि वो सेटिस्फाई कर सके अपने कुछ वांट्स को, हालांकि उसे अपने कुछ वांट्स जो है वो अनसेटिस्फाई छोड़नी पड़ती हैं। तो फंडामेंटल फैक्ट्स इसमें से निकल कर आते हैं वो ये हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमंस की, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्कार्स हैं, यानी कि कम हैं, लिमिटेड हैं। तो ये जो 2 फंडामेंटल फैक्ट्स निकल कर आते हैं, अनलिमिटेड वांट्स एंड जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, यानी कि लिमिटेड हैं। तो इन्हीं 2 फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर, अगर इन्हीं फंडामेंटल फैक्ट्स के को हम अपना आधार मानकर देखें, तो इकोनॉमिक्स क्या है कि हर वक्त इकोनॉमिक्स जो है अपनी अल्टरनेटिव में से, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उन अल्टरनेटिव में से चॉइस करना कि आपकी जो वांट्स हैं, विशेज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक उसको सेटिस्फाई किया जा सके। तो अगर हम इस टर्म्स को देखें इकोनॉमिक्स, तो ये जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ, ड्राइव किया हुआ एक वर्ड है। ग्रीक में एक वर्ड है ओकोनोमिया, इससे ये वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है, और इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड। इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड।
तो यानी कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हुआ, द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर, हम एक साथ मिलकर कैसे काम करें, टू ट्रांसफॉर्म, हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसको, स्कार्स रिसोर्सेज को, कम रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को, किसमें, गुड्स और सर्विसेज में, टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आर इनफाइनाइट वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से मिलजुल कर काम करना है, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हम अपने जो वांट्स हैं, इनफाइनाइट वांट्स हैं, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो यानी कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है ओकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड्स। और इस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है कि अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, अपने इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई मैक्सिमम लेवल तक करना चाहते हैं। और वह कैसे करेंगे, हम, हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें चॉइस करनी होती है। और इस तरह से चॉइस करनी होती है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो ऑप्टिमम रिज़ल्ट हो, हमारे पास बेस्ट रिज़ल्ट हो, और उसमें से जो हमारी बेनिफिट होने वाला है, हमारी वांट जो है सेटिस्फाई होने वाली है, वो मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो। तो ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग। ये इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसको हम अपने एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल, बर्थडे एग्जाम्पल के साथ समझा। तो आगे हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ अगर माना जाए, उसके अकॉर्डिंग हम इस डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन और ये व्यू पॉइंट दिया किसने था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जिनके बुक का नाम था द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये इनकी डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी कि इनमें इसने क्या बताया था, इन इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया था कि वेल्थ पे फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ की एक्विजिशन, अकोमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर में डील करती है, कि कैसे वेल्थ को एक्वायर किया जाता है, अकोमुलेट किया जाता है, कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों में इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है। क्योंकि एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन में मेन फोकस था जो वो वेल्थ पर था, इसीलिए इस डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। ऐसे ही एक और इकोनॉमिस्ट हुए हैं जेबी से, इनका नाम था जेबी से। इन्होंने भी डेफिनेशन दी, साइंस विच डील्स विद वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स को इन्होंने ऐसी साइंस माना है जो वेल्थ में डील करती है। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो है वो वेल्थ पर फोकस थी। तो यानी कि इस डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द नेशन। जिसमें इन्होंने क्या किया, नेशन की प्रॉब्लम्स में अगर इन्होंने फोकस किया, तो उन्होंने कहा कि नेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है कि वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए। यानी कि इनका सारा जो स्ट्रेस था वो वेल्थ पर ही था, वेल्थ के क्रिएशन पर था, वेल्थ को कैसे एक्सपेंड किया जाए उस पर था। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ठीक है, इन पर इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है उस पर फोकस किया था। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मनी। उन्होंने कहा था कि देश की कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मनी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका टोटल जो डेफिनेशन थी वो सब वेल्थ पर फोकस थी। क्योंकि इनकी वेल्थ पर फोकस होने की वजह से ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक जो है वो डेफिनेशन लग रही थी, क्योंकि इन्होंने सारा जो अपना फोकस है मटेरियलिस्टिक फॉर्म पर दे रखा था। जैसे इमटेरियल चीज़ें हैं, यानी कि सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की सर्विस है, टीचर की सर्विस है, अकाउंटेंट की सर्विस है, सीएस की सर्विसेज है, तो उन सभी सर्विसेज को इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया था। और वैसे वहीं पर इन्होंने सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को भी काफ़ी इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ मनी को, वेल्थ को ही फोकस में रखा। तो ये डेफिनेशन एज अ साइंस ऑफ वेल्थ यूज़ की जाती है। जो दी किसने थी, एडम स्मिथ ने दी थी। क्योंकि काफ़ी मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन थी, तो ये काफ़ी इनएडुकेट और इनकम्प्लीट डेफिनेशन मानी जाती है। हालांकि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये थी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन।
जो थी साइंस ऑफ वेल्थ दी थी एडम स्मिथ ने, फोकस था वेल्थ पर, इसलिए इसको वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। वेल्थ की क्रिएशन पर, वेल्थ के कम्युलेशन पर, वेल्थ के एक्सपेंडिचर पर इस बार फोकस था। मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन थी। सभी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उन्होंने कहा था कि मनी की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया था, इन्होंने इमटेरियल वेल्थ क्रिएशन को भी इग्नोर किया था। तो ये थी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन। तो अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन जो दी है अल्फ्रेड मार्शल ने, वो इकोनॉमिक्स को कैसे देखते हैं, वो देखते हैं साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, यानी कि वो इकोनॉमिक्स को एक ऐसी साइंस के थ्रू देखते हैं जो मटेरियल वेलबींग को स्टडी करती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये एक मैनकाइंड की स्टडी है। मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. Thus, it is on the one side of the study of wealth and the other side, important side, a part of the study of the man. तो यानी कि जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में वेल्थ यानी कि मटेरियल वेलबींग है उसको तो फोकस किया ही है, लेकिन उन्होंने वेल्थ के साथ साथ उन्होंने वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस दी है, यानी कि उन्होंने अपना एम्फेसिस जो है वो वेलफेयर पर भी रखा है। देखिए जैसे हमने पहली डेफिनेशन देखी थी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, उन्होंने अपना सारा फोकस वेल्थ पर रखा हुआ था, लेकिन इस डेफिनेशन में इन्होंने क्या किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने, इन्होंने अपना फोकस जो है वो वेलफेयर पर रखा है और वेल्थ पर भी रखा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टडी ऑफ अ मैन जो है वो पहले नंबर पर आता है और जो वेलफेयर की स्टडी है वो पहले आती है, लेकिन वेल्थ की स्टडी है वो बाद में आती है। उन्होंने कहा है कि हम जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ की स्टडी है, वन साइड अ स्टडी ऑफ अ वेल्थ है, लेकिन वहीं पर वो इम्पोर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द मैन, यानी कि वो मैन की स्टडी, मैनकाइंड की स्टडी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन वेल्थ की स्टडी। सो ये एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो हमारी पहली डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की वो काफ़ी इग्नोबल थी, यानी कि उसमें सिर्फ वेल्थ का, मटेरियल वेलबींग का पार्ट था, लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा सा जो मेन फोकस है वो वेलफेयर पर भी रखा है। और इसकी डेफिनेशन में यानी कि इसके डेफिनेशन में जो मेन फीचर्स निकल कर आते हैं वो क्या है कि स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मैन बोथ। इन्होंने कहा है कि सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है, वो मैन की स्टडी, मैनकाइंड की स्टडी, सोशल वेलफेयर की स्टडी भी है। उन्होंने सोशल वेलफेयर पर अपना मेन फोकस इस डेफिनेशन में रखा, लेकिन इस डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो क्या है कि इन्होंने भी इग्नोर किया है किस चीज़ को, क्रिएशन ऑफ इमटेरियल वेल्थ। इन्होंने इमटेरियल वेल्थ को इग्नोर किया है जैसे एडम स्मिथ ने किया था। इन्होंने सर्विसेज जो हैं, जो डॉक्टर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट, सीएज, इनकी सबकी सर्विसेज जो है उनको इग्नोर किया, उसकी वैल्यू को इग्नोर किया है। और इसमें जैसे इन्होंने बोला कि वेलफेयर की स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर की स्टडी है, सोशल वेलफेयर की स्टडी है, लेकिन वहीं पर इन्होंने वेलफेयर को प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन नहीं किया, प्रॉपर्ली वर्ड को बताया नहीं है कि किन चीज़ों को हम वेलफेयर में मानेंगे और किन चीज़ों को वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में नहीं मानेंगे। तो ये इस डेफिनेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि इन्होंने मटेरियल वेलबींग पर मेन फोकस रखा है, साथ में सोशल वेलफेयर पर भी फोकस रखा है, लेकिन वेलफेयर वर्ड को इतना अच्छे से इन्होंने अपनी डेफिनेशन में स्टेट नहीं किया, बताया नहीं, डिफाइन नहीं किया कि किन चीज़ों को हम वेलफेयर में मानेंगे। और इनकी जो ये डेफिनेशन है इसको हम नाम देते हैं साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की सेकेंड डेफिनेशन। पहली थी साइंस ऑफ वेल्थ और सेकेंड डेफिनेशन थी साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। पहली डेफिनेशन जो एज अ वेल्थ थी वो दी थी एडम स्मिथ ने, और जो ये है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग ये दी है हमने हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड डेफिनेशन। अब हम देखते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की थर्ड डेफिनेशन। सो अब हम देखने वाले हैं हमारी थर्ड जो डेफिनेशन है, दैट इज़ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। देखिए हमने फर्स्ट देखी थी जो थी साइंस एज अ वेल्थ, फिर हमने देखी थी साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, जिसमें हमने देखा था कि उसकी एक ड्रॉबैक थी, जो कि मेजर ड्रॉबैक थी कि उसमें जो वेलफेयर वर्ड है, सोशल वेलफेयर, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। जो ये ड्रॉबैक है वो दी थी एक फेमस इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स ने। उन्होंने बताया था कि जो ये सेकेंड डेफिनेशन जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है उसमें जो वेलफेयर है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, कि हमें ये नहीं पता हम किस चीज़ को सोशल वेलफेयर में इंक्लूड करेंगे या किस चीज़ को सोशल वेलफेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने उस बेस पर, इस ड्रॉबैक के बेस पर अपनी एक न्यू डेफिनेशन वो लेकर आए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वो किस तरह की साइंस है, वो
चॉइस मेकिंग की साइंस है। दैट मीन्स हर एक पर्सन के पास जो अल्टरनेटिव्स होते हैं ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको उन अल्टरनेटिव में से कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है और कुछ ना कुछ उनको जो है वो लीव करना पड़ता है, यानी कि छोड़नी पड़ती हैं अपनी कुछ वॉन्ट्स। तो इन चॉइसेस को बनाने की साइंस को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये विचार था रॉबिन्स, एक जो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया, डेफिनेशन के थ्रू दिया। जो उनकी डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है इकोनॉमिक्स उनके अकॉर्डिंग एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पर है वॉन्ट्स एंड स्कार्स मीन्स का मतलब यहाँ पर है रिसोर्सेज। तो यानी कि वो कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स, यानी कि वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेज के बीच विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यानी कि वो कह रहे थे इकोनॉमिक्स जो है वो मीन्स यानी कि हमारी रिसोर्सेज और विशेज़, ठीक है, इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए करने की जो साइंस है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। उनकी ये जो डेफिनेशन है, अगर आपको अभी ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो अभी आपको आएगी, क्योंकि इस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हम इसको समझने वाले हैं कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। तो अब देखें कि इस डेफिनेशन के 4 एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें निकल कर आ रहे हैं। पहला पॉइंट, ये डेफिनेशन जो क्या कह रही है, वो कह रही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। वो किस चीज़ की साइंस है, क्या स्टडी करती है? तो इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करती है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को एक साइंस कहा गया है। अब वो क्या स्टडी करती है? वो ये देखती है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो ट्राई करते हैं अपनी जो विशेज़ हैं, अपने जो उनके वांट्स हैं, उनको ऑप्टिमली उसको सेटिस्फाई करने की। फॉर एग्जांपल, उनकी जो गिवन इनकम है, उनकी जो प्राइजेज़ हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो कमोडिटीज़ हैं, उनके जो प्राइजेज़ हैं वो फिक्स्ड हैं, उनकी इनकम जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन अपनी उतनी ही इनकम लेकर, चीज़ों के प्राइस को लेकर कैसे वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल तक वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अपने जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे ये सब काम करते हैं, तो उसी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन इसी डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है वो है अनलिमिटेड एंड्स, राइट। एंड्स का मतलब वांट्स। तो ये यही कहता है कि जो हमारी वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, वो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, राइट। अगर हमारी वांट्स होती, वो लिमिटेड होती, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें आनी ही नहीं वाली थी, क्योंकि लिमिटेड हमारी वांट्स होती और वो सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और इन अनलिमिटेड वांट्स को जो हम जिस रिसोर्सेज से हमें इनको कंप्लीट करना है, जिस रिसोर्सेज से हमें इनको सेटिस्फाई करना है, वो है हमारे पास मिनिमम, यानी कि लिमिटेड। स्कार्स मीन्स मतलब स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होते, फिर तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होने वाली थी। हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते और अपनी जो विशेज़ हैं, अपनी वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर ही हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये था थर्ड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। नाउ फोर्थ पार्ट इज ऑफ दिस डेफिनेशन, अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में कहती है। वो ये कहती है कि क्योंकि हमारी विशेज़ जो अनलिमिटेड हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उनको यूज़ करते हुए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनमें से हमें चूज़ करना होता है, और कुछ चीज़ें चूज़ करनी होती है और कुछ हमें छोड़नी पड़ती है। तो इसी चॉइस मेकिंग की स्टडी को, इसी चॉइस मेकिंग की साइंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अल्टरनेटिव यूजेस कैसे हो गए। पहले तो हमने एक एग्जाम्पल में अपने बर्थडे वाली एग्जाम्पल देखी थी, हमारे पास 1000 रुपीज़ थे और हम उसको कैसे स्पेंड कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स को हमने देखा। ऐसे अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, अभी हमारे पास इकोनॉमी में देखें अगर, तो कोल जो है वो बहुत कम है, राइट। कोल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम कोल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने के लिए, हम उसको ट्रेन्स को रन करने के लिए भी एज अ कोल यूज़ करते हैं, राइट। तो फिर हम अपनी डोमेस्टिक कुकिंग में भी कोल को यूज़ करते हैं, यानी कि कोल को, या और भी कई जगहों पर हम कोल यूज़ करते हैं। इस डिमांड तो हर जगह पर है, हम बहुत तरीके से कोल को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन कोल तो लिमिटेड है, रिसोर्स वो वही है, लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन डिमांड, उसकी चॉइसेस वो बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं। लेकिन इन्हीं में से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि क्या हम कोल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 तरह के अल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से हमें एक को चूज़ करना होगा, तो बाकी 3 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसी चॉइस मेकिंग की साइंस को हम कहते हैं। और हम जो ये चॉइस मेकिंग की कर रहे हैं, अल्टरनेटिव में से यूज़ करना है, तो हमें वो अल्टरनेटिव यूज़ करना है जो बेस्ट हो, जिसमें से हमारी सेटिस्फेक्शन बेस्ट से बेस्ट और मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल कर आए, वो हमें अल्टरनेटिव चूज़ करना है। तो ऑब्वियसली इसी चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स।
तो ये थी जो थर्ड डेफिनेशन थी, ये दी थी रॉबिन्स ने। रॉबिन्स एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन के जो इन्होंने फीचर्स हमने पढ़े हैं, इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी कि इन्होंने किसी भी डेफिनेशन में कोई भी चीज़ को मटेरियल या इमटेरियल नहीं बताया है, राइट। मटेरियल नॉन मटेरियल में इन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इन्होंने वेलफेयर नॉन वेलफेयर की बात नहीं की। इनके कहने का मतलब था कि जो भी चीज़ है अगर वो पीपल की यानी कि लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि हम सिर्फ मटेरियल चीज़ों की स्टडी करेंगे, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम सिर्फ नॉन मटेरियल चीज़ों की स्टडी करेंगे या वेलफेयर नॉन वेलफेयर के वर्ड को, क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि वेलफेयर एक ऐसा वर्ड है जिसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीज़ से किसी भी पर्सन की अगर कोई वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसको हम इकोनॉमिक्स की स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे, उसको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर माना जा सकता है। अब क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी पर्सन की जो वांट है, विश अगर उसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर एक और समझने वाली बात है कि जो हमारी कोई चीज़ है जिसकी भी हम कोई भी ऐसी रिसोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो किसी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए उसको सब्जेक्ट मैटर माना जाएगा, चाहे वो हार्मफुल भी हो। यानी कि पर्सन के लिए वो हार्मफुल भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता वो हार्म करे पर्सन को, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई कर रही है उसकी वांट्स को तो हम उसको इकोनॉमिक्स की स्टडी में मानेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम यहीं पे शराब की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई शराबी है और वो ड्रिंक करता है तो हाँ, अब वो क्या है कि शराब जो है उसके वांट्स को, उसकी जो विषय है शराब पीने की, तो उसको सेटिस्फाई तो कर रही है ना, उसके मैक्सिमम लेवल को उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक्स की स्टडी में माना जाएगा, चाहे वो उसके लिए हार्मफुल है। हमें जो शराब है वो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई के बारे में पढ़ते हुए वो हम इस इकोनॉमिक्स में ज़रूर स्टडी करेंगे। तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि रॉबिन्स की डेफिनेशन के जो हमने फीचर्स तो देख लिए, लेकिन इसकी जो क्रिटिसिज्म्स हैं यानी कि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर नॉट प्रॉपर्ली मेंशन। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हुए समझा था कि इन्होंने वेलफेयर को प्रॉपर्ली मेंशन किया ही नहीं है अपनी डेफिनेशन में, उनको ज़्यादा फोकस नहीं दिया वेलफेयर पर। इनके लिए जो भी रिसोर्स अगर वो किसी भी पर्सन की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, फिर चाहे वो उसके लिए हार्मफुल हो या ना हो। तो ये था इसका क्रिटिसिज्म का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज द डेफिनेशन मेक्स इकोनॉमिक्स अ ह्यूमन साइंस इंस्टेड ऑफ सोशल साइंस। बिल्कुल देखिए, जैसे अब इसने वेलफेयर का जो पॉइंट है या इमटेरियल चीज़ों को इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन साइंस नहीं रह जाती, ह्यूमन साइंस बना दिया, सोशल साइंस नहीं रह जाती, क्योंकि इन्होंने सोशल वेलफेयर को पर फोकस ही नहीं किया। तो ये था इसका सेकंड क्रिटिसिज्म। थर्ड इज द डेफिनेशन इज नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड इन स्कोप, इट डजंट टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल इस डेफिनेशन में सिर्फ इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक नीड्स को, अपनी विशेज़ को, वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से चॉइस करने पर ये पूरी डेफिनेशन बेस्ड है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है। और फोर्थ पॉइंट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स दैट वंस चॉइस बी कंसिस्टेंट विद वंस गोल्स। बिल्कुल हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, समझदारी से अगर कोई जो डिसीजन लिया जाए, और उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि किसी भी पर्सन की जो वो चॉइस करता है उसके गोल से वो डेफिनेटली मिलती जुलती होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जो उसके गोल्स हैं, एम्स हैं, तो चॉइस भी उसकी उस अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। Fifth point is it fails to deal with what is good or bad for society's welfare and what should be done to attain good ends। जैसे कि हमने पढ़ा सोसाइटी वेलफेयर को डिफाइन करने के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस चीज़ को डील इसकी डेफिनेशन नहीं करती है। एंड व्हाट शुड बी डन टू अटेन गुड एंड्स, इस डेफिनेशन में ये भी नहीं बताया गया है गुड एंड्स मतलब हमारी जो विशेज़ हैं, सही विशेज़ को फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी ये डेफिनेशन जो है वो नहीं बताती है। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। देखिए सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो एडम स्मिथ की थी, जो सिर्फ वेल्थ के बारे में बताती थी, वेल्थ पर फोकस करती थी। तो उसका जो क्रिटिसिज्म था, उसका जो ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक को निकाला, किसने निकाला, अल्फ्रेड मार्शल ने निकाला, और उस पर उन्होंने अपनी एक न्यू डेफिनेशन दी जो उसमें उन्होंने सोशल वेलफेयर के बारे में बताया। लेकिन हालांकि उन्होंने सोशल वेलफेयर को जो इंक्लूड किया है डेफिनेशन में, उसके बारे में उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया कि क्या चीज़ को वेलफेयर में इंक्लूड किया जाता है, क्या चीज़ को नहीं किया जाता। तो इसी ड्रॉबैक को पूरा करते हुए रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन लेकर आए। उन्होंने कहा कि वेलफेयर एक ऐसा वर्ड है जिसको डिफाइन प्रॉपरली किया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, चॉइस
चॉइस मेकिंग की डेफिनेशन। तो इसके क्रिटिसिज्म, इसके ड्रॉबैक्स हमने पढ़े हैं और इन्हीं ड्रॉबैक्स को पूरा करते हुए या ख़त्म करते हुए एक और इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन दी है इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करते हुए। तो अब हम देखेंगे उन इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन। तो अब हमारी आती है फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज़ साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये दी है पॉल ए सैमुअल्सन, एक इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने पहले जो 3 डेफिनेशंस पहले हमने पढ़ी उन सभी के ड्रॉबैक्स को कंप्लीट करते हुए, ख़त्म करते हुए इन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन दी, जिसमें इन्होंने ये तो माना कि बिल्कुल जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनको यूज़ करते हुए हमें अपनी नीड्स को जो फुलफ़िल करना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी डेफिनेशन उन्होंने बिल्कुल वहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखी, लेकिन इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंक्लूड किया। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़ विद और विदाउट यूज़ ऑफ मनी। दैट मीन्स इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन है बिल्कुल मनी मटेरियल कंसेप्ट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखी है, उसके बाहर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया। विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and groups of society। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी है कि जो मैन है वो सोसाइटी में चूज़ करता है किसके थ्रू, विद और विदाउट मनी, यानी कि मनी के कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए भी और नहीं भी, टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज भी, कैसे वो अपने जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे यूज़ कर सकता है, कैसे प्रोडक्टिव उनको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता है कि उसमें से जो अल्टरनेटिव यूजेस निकल कर आते हैं टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम, कुछ कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उनको यूज़ करने के लिए, उनका कंजम्पशन करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अभी भी और फ्यूचर में भी यूज़ करने के लिए थ्रू पीपल और ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी को उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये नहीं माना जा सकता कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, वो फिक्स्ड हैं एंड कांट बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन। नहीं, वो इंक्रीज़ भी किए जा सकते हैं और वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो डायनामिक भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी डेफिनेशन में डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और हम इसके कंक्लूजन में देखिए कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। ये कहती है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बिल्कुल सही तरीके से ऑप्टिमम लेवल पर चीज़ों का, रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज किए जाएँ और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ ऑफ स्कार्स मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ की, ऐसी स्टडी की हम कह सकते हैं साइंस है या ऐसी स्टडी करती है कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एफिशिएंट कंजम्पशन, एफिशिएंट प्रोडक्शन, एफिशिएंट एक्सचेंज, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है किस चीज़ की, लिमिटेड रिसोर्सेज की जिसके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस हों। द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड इंक्रीजिंग द वेलफेयर एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ये देखो पॉइंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया है, अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो भी मैक्सिमम लेवल तक हो, जो रिसोर्सेज हैं वो भी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, कंज्यूम किए जाएँ, प्रोड्यूस किए जाएँ, एक्सचेंज किए जाएँ, जिनसे जो वांट्स की सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक हो। और इंक्रीजिंग ऑफ वेलफेयर, इन्होंने वेलफेयर का पॉइंट भी इंक्लूड किया है, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इन्होंने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड बहुत वास्ट जो हम कह सकते हैं डेफिनेशन है, और सभी डेफिनेशन में से सबसे पॉपुलराइज्ड और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही मानी जाती है जो दी है पॉल ए सैमुअल्सन ने। इन्होंने सभी चीज़ को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। तो ये थी 4 डेफिनेशंस और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनमें हमने सबसे पहला देखा एडम स्मिथ ने जो दिया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने अपना सारा स्कोप जो है वो डेफिनेशन का कहाँ पर रखा था, वेल्थ पे रखा था, और काफ़ी मटेरियलिस्टिक जो वो डेफिनेशन थी। जो फिर हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपना जो स्कोप है इकोनॉमिक्स का उन्होंने वेलफेयर पर रखा, लेकिन वेलफेयर पर उन्होंने अच्छी तरह से वेलफेयर को डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये उस डेफिनेशन की ड्रॉबैक रह गई थी। तो इसी ड्रॉबैक को ख़त्म करते हुए हमारे थर्ड इकोनॉमिस्ट थे जो रॉबिन्स थे, वो आ रहे थे अपनी न्यू डेफिनेशन लेकर। उन्होंने वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को और मटेरियल और इमटेरियल चीज़ों को जो अपनी डेफिनेशन में से बिल्कुल निकाल दिया, और उन्होंने सिर्फ यही रखा कि जो रिसोर्सेज हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ वही चीज़ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बन सकते हैं, चाहे वो हार्मफुल भी हो इंसान के लिए, लेकिन वो
मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो हमारी नीड्स को, हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होगा। तो इसी जो ड्रॉबैक को ख़त्म करते हुए हमारे जो फोर्थ इकोनॉमिस्ट हैं पॉल ए सैमुअल्सन, वो अपनी न्यू डेफिनेशन लेकर आए, जिन्होंने रिसोर्सेज के एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन को भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया। उन्होंने सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल तक हो उसको कैसे अचीव करना है उसको भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया। उन्होंने सोशल वेलफेयर को भी अपनी जो डेफिनेशन में इंक्लूड किया, प्लस वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी अपनी डेफिनेशन में बात करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड और फेमस और सबसे अच्छी एडुकेट और कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है पॉल ए सैमुअल्सन के थ्रू साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने डेफिनेशन, स्कोप और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देख लिया है इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन, स्कोप समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इसको समझें, कंसेप्ट को याद करें और फिर अपनी नोटबुक में ज़रूर साथ में नोट्स इसके बनाएं, सभी डेफिनेशंस के, किसने दिया, क्या उसको नाम दिया गया है, उसके कंक्लूजन्स, उसके फीचर्स, उसके ड्रॉबैक्स, सभी आप अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएँ साथ साथ में। इससे क्या है कि आपके नोट्स बन जाएंगे और फ्यूचर में आपको दोबारा अगर आपको पढ़ना होगा तो दोबारा आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, साथ में अपनी नोट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अभी यही सब कंसेप्ट्स को रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ में आती है तो या याद नहीं होती है एक बार में, तो प्लीज़ आप वीडियोस को दोबारा जो है प्ले करके देख सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।